बैक। आई होप यू ऑल आर वेल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 12 जो डिफाइन करता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म स्टेट को। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से समझते हैं कि आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 जो है वो डिफाइन करता है टर्म स्टेट को, कि स्टेट जो है वो इंक्लूड करता है द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट्स, all local and other authorities within the territory of India or under the control of government of India। वो सभी के सभी आते हैं इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो इसको जो डेफिनेशन है इसको हम थोड़ा सा तोड़कर और बहुत अच्छे से समझते हैं। जो डेफिनेशन है स्टेट की वो इंक्लूसिव है और प्रोवाइड कराती है कि स्टेट इंक्लूड करता है इन तीनों पॉइंट्स को। सबसे पहला आता है हमारा गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो जो टर्म है स्टेट वो इंक्लूड करता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, जिसमें हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव, हमारी लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन आती है और जो भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो इंक्लूडेड होती है। ये जो टर्म है वो इंक्लूड करता है कोई भी डिपार्टमेंट जो होगा गवर्नमेंट का उसको भी, जो कि कंट्रोल के अंदर है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो कि कंट्रोल के अंदर आता है अंडर अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो भी हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो किसके अंडर में आएगा, इसी के अंडर में आएगा। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ई स्टेट। जो भी अलग अलग स्टेट्स हैं हमारे इंडिया की, उनकी जो भी एग्जीक्यूटिव और जो भी लेजिस्लेचर्स है वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करे जाते हैं। इसके अंदर जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जितनी भी लोकल और अदर अथॉरिटीज़ है जो इंडियन टेरिटरी के अंदर आती हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल के अंदर आती हैं, वो भी किसकी डेफिनेशन में फॉल करेंगी, स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करती है अंडर आर्टिकल नंबर 12। अब लोकल अथॉरिटीज़ होती क्या हैं, अदर अथॉरिटीज़ होती क्या हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं। लोकल अथॉरिटीज़ जो है वो टर्म डिफाइन किया गया है इन सेक्शन 331 ऑफ जर्नल क्लॉजेज एक्ट 1897। लोकल अथॉरिटीज़ का मतलब होता है कोई भी म्यूनसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या बॉडी ऑफ कमिश्नर या कोई भी अथॉरिटी जो कि लीगली एंटाइटल है या इंटरेस्टेड करी गई है बाय द गवर्नमेंट विद इन द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ म्यूनसिपल और अ लोकल फंड। अगर सिंपल टर्म्स के अंदर हम कहें, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, तो जो एक्सप्रेशन है लोकल अथॉरिटी का वो यूजुअली रिफ़र करता है उन अथॉरिटीज़ को, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ हो गए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, पंचायत हो गए, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स हो गए, इन सभी को डिफाइन करता है। कोई भी जो भी फंक्शन करता है स्टेट के अंदर में या फिर कंट्रोल या मैनेज किया जाता है बाय द स्टेट, या फिर कोई भी पब्लिक फंक्शन कैरी करता है लोकल अथॉरिटी के अंदर, वो सभी के सभी किसके डेफिनेशन के अंदर आते हैं, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आरसी जैन 1981 के केस के अंदर ले डाउन किए थे कुछ टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग कि कौन सी बॉडीज़ जो हैं वो कंसिडर की जाएंगी एज अ लोकल अथॉरिटी अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जो कि हमारे आर्टिकल 12 के अंदर दी गई है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर अथॉरिटी इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर फॉल करती है, इनमें से कैटेगरीज के अंदर अगर आती हैं, तो वो क्या मानी जाएंगी, स्टेट मानी जाएंगी। अगर उसकी कोई एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, या वो फंक्शन करती है किसी भी डिफाइन एरिया के अंदर, या पावर है टू रेज और इट्स ओन फंड, या इन्जॉय करती है कोई भी ऑटोनॉमी यानी कि सेल्फ रूल को इन्जॉय करती है, या फिर इंटरेस्टेड है किसी स्टैचू के थ्रू जिसमें विद अ फंक्शन जो कि यूजुअली किसको दिए जाते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ को दिए जाते हैं, तो वो जो अथॉरिटीज़ होंगी वो किसके अंडर में आएंगी, लोकल अथॉरिटीज़ के अंडर में आएंगी। और इसीलिए हैंस उसे क्या कंसिडर किया जाएगा, स्टेट कंसिडर किया जाएगा अंडर आर्टिकल 12। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द आर्टिकल नंबर 12। आगे हम डिस्कस करते हैं अदर अथॉरिटीज़ के बारे में। वैसे तो अदर अथॉरिटीज़ जो टर्म है उसे कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हम इसके ऊपर एप्लीकेशन ऑफ एजेंडम जनरस अप्लाई करके समझते हैं। ये जो टर्म है ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब होता है ऑफ द सेम थिंग। ये कहता है इज़ द टूल ऑफ इंटरप्रिटेशन विच सजेस्ट दैट कि व्हेन अ क्लास ऑफ वर्ड, अगर कोई क्लास ऑफ वर्ड जो है उससे फॉलो किया जाता है बाय द जर्नल वर्ड, तो वो जर्नल वर्ड जो है वो एब्सोल्युटली वाइड नहीं होगा, बस रिस्ट्रिक्टेड होगा टू द इम्प्लीकेशंस ऑफ द क्लास ऑफ वर्ड्स इट इज़ प्रिसीडेड बाय। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई क्लास ऑफ वर्ड्स के बाद में कोई जर्नल वर्ड आ रहा है तो उस जर्नल वर्ड का कोई एब्सोल्यूट वाइड मीनिंग नहीं होगा, बल्कि उसे हम
आगे उसके जो भी वर्ड्स यूज़ करे गए हैं उन्हीं के रेफरेंस के अंदर उसको क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो इसी को अप्लाई करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो भी टर्म, ये जो फ्रेज यूज़ करा गया है एंड अदर अथॉरिटीज़ एंड आर्टिकल 12, इसे आप रीड आउट करोगे इन अ लाइट ऑफ जो भी इसके प्रिसाइडिंग टर्म्स हैं, लोकल अथॉरिटी, स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसी के टर्म्स के अंदर, इसी की प्रिसाइडिंग जो टर्म्स यूज़ करी गई हैं, लोकल अथॉरिटी, स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स, उसी में, उसी की लाइट में आप इसको क्या करोगे, समझोगे। यानी कि आप अगर आप अदर अथॉरिटीज़ समझ रहे हो तो अदर अथॉरिटीज़ में आप क्या कंसिडर करोगे, उसे किसे रिफ़र करोगे, उसे रिफ़र करोगे कोई भी लोकल अथॉरिटी हो गई, चाहे वो स्टेट की हो गई, चाहे वो सेंटर की हो गई, आप उसे उस तरीके से कंसिडर करोगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सेप्शन दिया टू दिस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन टू आर्टिकल 12 और ये कहा कि जो भी अदर अथॉरिटीज़ है वो कंस्ट्रक्टेड नहीं है टू मीन अ लोकल अथॉरिटी, स्टेट्स एंड यूनियन ऑफ गवर्नमेंट। और ये उन्होंने कहा था इन उज्जैन बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, यानी कि उज्जैन बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस एप्लीकेशन का, इस रूल का, इस इंटरप्रिटेशन का एक एक्सेप्शन हमें प्रोवाइड कराया कि जो अदर अथॉरिटीज़ है उसका मतलब आप सिर्फ इतने से कन्फाइन नहीं कर दोगे कि यहाँ पे जो अदर अथॉरिटीज़ है उसका मतलब जो है वो लोकल अथॉरिटीज़ है, स्टेट है या यूनियन गवर्नमेंट है, वो इतना नहीं माना जाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आर्टिकल 12 की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। इसके पीछे रीज़न ये है कि आर्टिकल 12 जो है वो क्लैरिफाई करता है जो भी स्कोप और एक्सटेंट है हमारे स्टेट का, उसको ये यूज़ किया गया है। बहुत सारे जो भी हमारे फंडामेंटल प्रोविजंस दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 14, 15, 21, 16, इन सभी के अंदर टर्म स्टेट को यूज़ किया गया है। ये जो प्रोविजंस हैं ये गारंटी करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेरियस ग्राउंड्स, प्रोवाइड कराते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर हम इस टर्म स्टेट के अंदर हम अगर इंक्लूड कर देते हैं जो भी लोकल और अदर अथॉरिटीज़ है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर अ कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विद इन द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12, तो ये इंश्योर करता है कि ये जो अथॉरिटीज़ है वो भी बाउंड हैं कि वो भी फॉलो करेंगे जो भी फंडामेंटल राइट्स के प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं, ये भी उनको फॉलो करने के लिए क्या है, बाउंड हैं। ये किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकती हैं। और अगर कोई भी वायलेशन होता है इन राइट्स का बाय सच अथॉरिटीज़ तो उसे कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। अगर आर्टिकल 12 के अंदर नहीं, अगर आर्टिकल 12 नहीं होता और उसके अंदर ये नहीं बताया जाता कि कौन कौन सी टर्म्स को स्टेट माना जाएगा, तो फिर लोग अपनी आर्बिट्रेरी पावर का क्या करते, यूज़ करते। वो कहते हैं यहाँ तो स्टेट टर्म लिखा हुआ है, स्टेट कहीं डिफाइन ही नहीं है, हम स्टेट के अंदर आते ही नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, आप इसको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो इस मिसयूज़ को रोकने के लिए आर्टिकल 12 हमारे लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये अराइज होता है कि कौन सी बॉडीज़ ऐसी हैं जो आर्टिकल 12 के अंदर आएंगी या फिर नहीं आएंगी। तो इसे डिस्कस करने के लिए जस्टिस पी.एन. भगवती ने 5 पॉइंट टेस्ट दिए थे इन आर.डी. शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979, जिसके अंदर उन्होंने हमें ये टेस्ट दिए कि आप इन 5 पॉइंट टेस्ट से डिटरमाइन कर सकते हो कि क्या बॉडी जो है वो कोई एजेंसी है स्टेट की या फिर इंस्ट्रूमेंटलिटी है किसी भी स्टेट की। अगर ऐसा है तो वो आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में आती हैं, अगर ऐसा नहीं है तो वो आर्टिकल 12 की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगी। तो कौन कौन से 5 पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर था फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ स्टेट। क्या था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ स्टेट। इसका मतलब ये है कि जो भी इंटायर टोटल या जो भी सब्सटेंशियल शेयर कैपिटल है किसी भी कॉरपोरेशन का वो गवर्नमेंट ने हेल्ड कर रखा है। ये स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि बॉडी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंटलिटी है किसी भी स्टेट की। सेकंड आता है डीप एंड परवेसिव कंट्रोल ऑफ स्टेट, कि डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है किसका, स्टेट का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जहाँ पे गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है कोई भी एक्सटेंसिव कंट्रोल ओवर अ मैनेजमेंट, पॉलिसी डिसीजंस या डे टू डे फंक्शनिंग के ऊपर, तो ये सजेस्ट किया जाता है कि वो बॉडी जो है वो किसके अंडर में काम कर रही है, वो एक्ट कर रही है एज एन आर्म ऑफ स्टेट, स्टेट के अंडर में, स्टेट के उसके लिए ही क्या कर रही है, वो काम कर रही है।
थर्ड जो है उनका फंक्शनल कैरेक्टर कैसा है, कि वो गवर्नमेंटल कैरेक्टर के फंक्शंस कर रही है, कि पब्लिक पॉलिसी वाले फंक्शंस कर रही हैं, पब्लिक रिलेटेड फंक्शंस कर रही है, कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के फंक्शंस कर रही है। तो अगर वो ऐसे फंक्शंस करती हैं तो वो क्या कंसिडर की जाती हैं, स्टेट के अंडर कंसिडर में की जाएगी। फोर्थ, क्या वो बॉडी ऐसी तो नहीं है जिसे ट्रांसफ़र कर दिया गया हो, क्या वो बॉडी ऐसी तो नहीं है जिसे ट्रांसफ़र किया गया हो टू दी कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया हो, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ अ गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट टू अ कॉरपोरेशन, यानी कि वो जो बॉडी थी कहीं वो कोई गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट तो नहीं था जिसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था टू अ कॉरपोरेशन। और फिफ्थ जो है वो मोनोपोली स्टेटस के बारे में बात करता है, कि क्या वो बॉडी जो है वो मोनोपोली स्टेटस को इंजॉय करती है जो स्टेट ने उसके ऊपर लगाया है, या फिर स्टेट उसके मोनोपोली स्टेटस को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। अगर ये वो 5 पॉइंट टेस्ट के अंदर सही होती है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 12 के अंदर मान सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ में पीएन भगवती ने ये भी कहा था, जस्टिस पीएन भगवती ने ये भी कहा था कि ये जो टेस्ट है, जो नेचर है टेस्ट का, वो इलुस्ट्रेटिव है, कंक्लूसिव नहीं है। इससे वो ये कहना चाहते थे कि ये जो टेस्ट है वो सिर्फ वर्क करते हैं एज अ गाइडलाइंस। कैसे वर्क करेंगे, वर्क एज गाइडलाइंस, सिर्फ गाइडलाइंस की तरह ही ये काम करते हैं। इन्हें अप्लाई किया जाएगा क्यूमुलेटिव, ठीक है। कोर्ट जो है वो एग्जामिन करेंगे जो भी रियल सब्सटेंस है रिलेशनशिप का बिटवीन द बॉडी एंड स्टेट उसको, और फिर डिसाइड करेंगे जो भी अल्टीमेट क्वेश्चन है हमारा, कि क्या बॉडी जो है वो अंडर आर्टिकल 12 फॉल करती है या फिर नहीं करती है, ठीक है। यानी कि ये जो टेस्ट है ये इलुस्ट्रेटिव है, ये कंक्लूसिव और एब्सोल्यूट नहीं है। आप इन टेस्ट को जब भी अप्लाई करोगे तो बहुत ही सोच समझ के आपको क्या करना है, उनको अप्लाई करना है। जो भी नेचर है केस का उसको देखते हुए हमें क्या करना है, उसे अप्लाई करना है। तो आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल 12 क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमने देखी, उसको हमने ब्रेक डाउन किया। उसके बाद में हमने उसके अंदर देखा, डिफ़ाइन किया हमने लोकल अथॉरिटीज़ क्या होंगी, उसके हमने केस लॉ देखे। उसके बाद में हमने देखा थर्ड, अदर अथॉरिटीज़ क्या होती हैं, उसका हमने केस लॉ देखा। यहाँ पे क्या बॉडी जो इम्पोर्टेंस हमने देखी इसके अंदर। फिफ्थ हमने देखा कि क्या बॉडी जो है वो आर्टिकल नंबर 12 के अंदर फॉल करती है कि नहीं। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये पूरा टोटल उसमें नहीं आता है, इसको जैसे आपको पार्ट्स में दिया जा सकता है कि राइट ऑन एनी ऑफ द 2 टॉपिक्स, फिर आपको दे सकते हैं स्टेट के ऊपर दे सकते हैं, या फिर कोई भी आपको जो आर्टिकल 13 जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर लैटिन मैक्सिम्स यूज़ करी गई हैं, डॉक्ट्राइन यूज़ करी गई हैं, उन डॉक्ट्राइन्स के ऊपर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आपको आर्टिकल नंबर 12 अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड बाय बाय।